हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी फ्रेंड्स। और टुडेज टॉपिक इज द ANC। ANC का मतलब होता है बेटा एंटी नेटल केयर। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे हम ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अंदर आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो हमारे टॉपिक रहेंगे, जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, डेट इज डेफिनेशन ऑफ ANC एंड नंबर ऑफ विजिट, यानी कितनी ANC विजिट की जानी चाहिए, एंड हिस्ट्री कलेक्शन। जब हम एनसी विजिट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं थ्रू दी पेशेंट, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेट एएनसी। जो भी एएनसी हमारे पास आ रही है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आ रही है, उसके हमें कौन कौन से फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लैब टेस्ट। कौन कौन से जो लैब टेस्ट है वो हमें करने चाहिए। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ द एएनसी की। सर एएनसी क्या होती है? तो बेटा एएनसी का मतलब होता है कि इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू ऑनसेट ऑफ द लेबर। जब से एक लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करती है और ऑनसेट ऑफ लेबर यानी और जब तक उसकी डिलीवरी होती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं एंटी नेटल पीरियड। एंटी नेटल पीरियड इसे हम बोलते हैं। और इस पीरियड के अंदर प्रोवाइड कराई जाने वाली जो स्पेसिफिक केयर होती है टू ए लेडी दैट इज प्रेग्नेंट, और इसे हम बोलते हैं एंटी नेटल केयर। तो जो डेफिनेशन है इसमें मैंने आपको बताया कि जो केयर एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड कराई जाती है उसे हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एंटीनेटल पीरियड क्या होता है। तो जब से एक प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करती है उससे ऑनसेट ऑफ लेबर के शुरू होने तक का जो पीरियड होता है दैट इज ANC। नेक्स्ट हमारा जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ द ANC विजिट। जो नंबर ऑफ ANC विजिट है बेटा, इसके अंदर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ ANC के अंदर एटलीस्ट नंबर ऑफ विजिट, यदि मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट यानी कम से कम कितनी ANC विजिट एक ANC लेडी यानी प्रेग्नेंट लेडी की होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा 4। ये 4 होती है। और अब इस 4 में भी आएगा कि कब कब होती है, तो आपको याद रखना है 12 वीक पे, 20 वीक पे, 32 वीक पे एंड 36 वीक पे। इन 4 वीक के ऊपर जो है एनसी केयर प्रोवाइड कराई जाती है टू दी प्रेग्नेंट लेडी दैट इज 12 वीक, 20 वीक, 32 वीक एंड 36 वीक। ये था एटलीस्ट यानी कम से कम मिनिमम केयर ऑफ एनसी कितनी होनी चाहिए, दैट इज 4। लेकिन हम यदि एक आइडिया है तो यदि हम पूछें कि आइडियली कितनी विजिट होनी चाहिए, यानी करनी कितनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 13 to 14 विजिट। अभी कब कब करनी चाहिए? जो शुरुआती 7 मंथ होते हैं, शुरुआती 7 महीने होते हैं, उनमें हर महीने एक विजिट होनी चाहिए। तो 7 मंथ में एक विजिट पर मंथ होगी, तो ये 7 विजिट हो गई। इसके बाद में जो 8th मंथ आता है बेटा, इस 8th मंथ के अंदर हर 15 दिन से विजिट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब 15 दिन से विजिट होगी तो 8th मंथ में 2 विजिट हो गई। एंड जो 9th मंथ है इसके अंदर हर वीक विजिट होनी चाहिए। और एज यू ऑल नो एक वीक एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, तो ये 4। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 13 आते हैं। तो आइडियली विजिट तो हमारी 13 to 14 होनी चाहिए। शुरुआती 7 महीने में पर मंथ विजिट होनी चाहिए, और 8th मंथ में 8वें महीने के अंदर हर 15 दिन से विजिट होनी चाहिए। और जो 9th मंथ है इसमें हर वीक विजिट होनी चाहिए। और इससे हमें पता चलता है कि जो आइडियली विजिट होती है टोटल दैट इज द 13 विजिट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था नंबर ऑफ विजिट। इसमें मैंने आपको बताया कि पहली विजिट जो होती है एटलीस्ट 4 विजिट होती है। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं, जो फर्स्ट विजिट होती है जब भी हमारे पास ANC आती है, प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, यदि वो पेरिफेरल हेल्थ सेंटर पर आती है लाइक सब सेंटर हो गया,
यदि पीएससी पर आती है तो यहाँ पे जो एएनएम है, जो स्टाफ नर्स है, उसे इसे रजिस्टर करना होता है, ये कंपल्सरी है। जब फर्स्ट टाइम आती है, जो फर्स्ट विजिट होती है, उसके अंदर आपको उस एएनसी को रजिस्टर करना होता है। आफ्टर देन आपको बनाना होता है उस लेडी का ममता कार्ड, जिसे आप कुछ एमसीपी कार्ड बोलते हैं, ममता कार्ड। और इसका बहुत एग्जाम में क्वेश्चन है कि फर्स्ट विजिट के अंदर ममता कार्ड बनाना चाहिए। एक बार तो एग्जाम में इसका कलर भी पूछ लिया था। तो जो ममता कार्ड होता है, इसका कलर होता है, वो होता है ग्रीन कलर। तो जो ममता कार्ड है, इसके अंदर जो भी हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी आई है उसका पूरा डेटा हमें लिखना होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी होती है, उसके बारे में लिखना होता है। तो ममता कार्ड बनाना है उसका, और इसके बाद में जो फर्स्ट विजिट है उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, डेट इज द टीडी वैक्सीनेशन। जो टिटनस का वैक्सीनेशन है वो हमें कर देना चाहिए। कब? आफ्टर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही हमें पता चलता है कि सी इज प्रेग्नेंट और वो हमारे पास आ चुकी है, तो उस एएनसी को हम एडमिनिस्टर करते हैं टीडी वैक्सीनेशन। अब इसमें जो टीडी होता है, इसकी 3 डोज होती है। एक तो होता है टीडी फर्स्ट, एक होता है टीडी सेकंड, एक होती है टीडी बूस्टर डोज। इसका भी एक तरीका होता है, यदि कोई लेडी हमारे पास आई और दैट इज प्रेग्नेंट, तो हम उसे टीडी फर्स्ट लगा देंगे। टीडी फर्स्ट लगाने के बाद में 28 दिन के गैप में, यानी 4 वीक, 4 सप्ताह के बाद में हम उसे बोलेंगे आपको लगवाना है टीडी सेकंड। ये तो जर्नल बात हो गई, लेकिन एक ऐसी लेडी आई जो 1 साल पहले या 2 साल पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी जो पहले की प्रेगनेंसी है और अब वाली जो प्रेगनेंसी, इसमें 3 साल, या हम इसे दूसरे वे में देखें तो पहले यदि कोई डिलीवरी हो चुकी है, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी होने से लेकर डिलीवरी होने का टाइम 9 मंथ का होता है। यदि हम इसे एक जर्नल देखें तो ये 1 साल तक का हो जाता है, हम एक मान के चलते हैं आइडिया। तो इसके अंदर बहुत डिफरेंस हो जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्रेगनेंसी से काउंट करोगे तो 3 साल का गैप होना चाहिए। यदि डिलीवरी से काउंट कर रहे हो, वापस से सुन लेना मेरी बात को, यदि डिलीवरी से काउंट करते हैं तो 2 साल का गैप होना चाहिए। तो यदि आपके पास ऐसी लेडी आती है जो कि 2 साल, उसकी जो डिलीवरी और अब वाली जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसका गैप 2 साल का है, यदि या लेस देन 2 ईयर है, तो आपको ओनली एंड ओनली उससे टीडी बूस्टर देना होता है। देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर टीडी फर्स्ट एंड टीडी सेकंड टू दैट लेडी। उसके अंदर आपको इसे एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो क्लिनिकल लाइफ है, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एएनसी विजिट कितनी होती है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। और जो फर्स्ट इस होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज और है कि जो थर्ड विजिट होती है, इट शुड बी डन बाय द गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर। ये विजिट डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा होनी चाहिए, ताकि वो उसे प्रेस्क्राइब कर सके, उसे लिख सके अल्ट्रासाउंड के बारे में, और उसकी जो फीटल वेलबींग है उसे देख सके, उसे जा सके कि जो बच्चा है उसका प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी लाई क्या है, उसकी जो कोड वगैरह है वो प्रोलेप्स तो नहीं हो रखी, और अदर जो भी है उसके अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है। वो सभी चीज़ें डॉक्टर जो है उसे देख सके, इसलिए हम उसे एडवाइस करेंगे कि जो आपकी थर्ड विजिट है, इट शुड बी डन बाय दी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये था अबाउट द नंबर ऑफ द एएनसी विजिट। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कलेक्शन। आपके पास एएनसी आ चुकी है, अब आपको उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, उससे पूछताछ आपको करनी है, क्योंकि हमने बताया कि आपको क्या करना है, और टीडी का मैंने अभी आपको बता दिया विजिट के साथ में ही। अब हिस्ट्री कलेक्शन आता है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी हिस्ट्री कलेक्ट करनी चाहिए। अब हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो एएनसी हमारे पास आई है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या देखते हैं बेटा? फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन डेटा।
आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान पूछेंगे, ताकि उसे हम जो ममता कार्ड मैंने आपको बताया था उसके अंदर फिल कर सके, जिसमें हम उसका नाम पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, उसका ऑक्यूपेशन पूछते हैं, उसका जो भी अदर जो एड्रेस वगैरह है वो सभी डिटेल, जर्नल डिटेल्स है, उसका जो मोबाइल नंबर है, सभी इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन डेटा पूछने के बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री हम पेशेंट की कलेक्ट करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में जो प्रेजेंट इलनेस है, ये आपको पता है, जब आप कैश प्रेजेंटेशन करते हो तब आपने खूब बनाया होगा, और जो पास्ट मेडिकल इलनेस है उसके बारे में पूछेंगे, ताकि हम पता लगा सकें कि ये प्रेगनेंसी है, इसके अंदर कोई हाई रिस्क होने के चांसेस तो नहीं है ना। यदि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे तो हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। इसलिए हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि आपके हाइपरटेंशन पहले कभी तो नहीं था या प्रेजेंट में तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस, कोई किडनी की डिजीज या कोई हार्ट डिजीज वगैरह तो आपके अंदर नहीं है, ताकि हम उसे कैटेगराइज कर सकें। एनीमिया तो आपके अंदर नहीं है, यदि कोई पहले एनीमिया वगैरह तो नहीं था, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है। सेम एज सर्जिकल हिस्ट्री, जो पेशेंट है उसकी जो सर्जिकल हिस्ट्री है ये भी हम कलेक्ट करते हैं। इसमें भी इसी के तरह होगा, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। कोई उसके अंदर पहले कोई हिस्ट्री तो सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर पास्ट के अंदर कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है। सेम ये भी हम इसलिए पता करते हैं कि हम उसका जो हाई रिस्क स्टेटस है उसके बारे में जान सके कि वो हाई रिस्क है या नहीं है। इस इन तीनों को एक्यूमुलेट करने के बाद में, गैदर करने के बाद में हम जो है वो कलेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का मतलब है, जो आपने सुना होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है इन द लेडीज, उसमें उसकी हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री चेक करते हैं। इसमें हम उससे कुछ डिटेल पूछेंगे, इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आता है एज एट मेनार्की। अब आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज दिस मेनार्की, तो बेटा जो मेनार्की होता है इसका मतलब होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेट इज कॉल्ड द मेनार्की, कि आपकी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो कब आई थी, उस समय आपकी एज क्या थी, ये हम उससे पूछेंगे, ताकि हम पता चल सके। यदि वो बोलती है कि मेरे 18 या 19, तो हम थोड़ा देख लेंगे कि थोड़ा लेट हुआ था। यदि वो बोलती है 10 11, तो हम देखते हैं कि थोड़ा पहले हो गया था, तो ताकि हम उसकी जो कंडीशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं। जो प्रीकोशियस प्यूबर्टी वगैरह होती है, ये डिफरेंट थिंग, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, तो इन सभी के बारे में हम पता कर सकते हैं। उसके बाद में अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, की जो आपका अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कि जो आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है इसके अंदर आपके जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा तो नहीं होता, हैवी ब्लीडिंग तो नहीं होती, ब्लीडिंग का पैटर्न कैसा रहता है, नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, जो हम बोलते हैं 50 ml हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसके बाद में हम पूछते हैं ड्यूरेशन, कि कितने दिन की आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है। नॉर्मली हम मानते हैं 28 डेज, लेकिन कुछ के अंदर ये हो जाती है 22 डेज, कुछ के अंदर हो जाती है 36 डेज या 35 डेज। तो इन सबको भी हमें पता करना चाहिए, ताकि हम उससे एनालाइज कर सकें और उसे वापस से कैटेगराइज कर सकें कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो हमें उसकी जो भी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वो गैदर करनी है। ये गैदर करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आती है, डेट इज द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आई है उसकी हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री गैदर करते हैं। तो जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई है उसकी आपको गैदर करनी है क्या, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। इसमें आपको देखना है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, इसके अंदर एक स्कोर आता है या एक स्केल आता है जिसे हम बोलते हैं गट पहल। आपने यदि सुना हो तो हम ये स्कोर गैदर करते हैं फ्रॉम दी प्रेग्नेंट लेडी। इसमें बेटा जो जी है इसका मतलब होता है ग्रेविडा, टी का मतलब होता है टर्म, पी का मतलब होता है प्रीटर्म,
ए का मतलब होता है अबॉर्शन और एल का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ। अब मैं आपको एक एक के बारे में समझाऊंगा। ग्रेविडा, आपने दो टर्म सुनी होगी, ग्रेविडा एंड पेरिटी या पेरा। उसका मतलब होता है कि ग्रेविडा क्या होता है, ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम द लेडी प्रेग्नेंट, यानी वो लेडीज कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, नंबर ऑफ टाइम यानी कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ये होता है ग्रेविडा। अब आप पूछोगे सर जो फिर पेरिटी होता है वो क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ टाइम द लेडी गिवन द बर्थ, कि उस महिला ने कितनी बार बच्चों को जन्म दिया है आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। यदि जो वाइबिलिटी पीरियड होता है डेट इज 24 वीक, 24 सप्ताह के बाद में उस लेडीज ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। फिर उसमें हम दोनों इंक्लूड कर लेंगे, लाइव बर्थ भी इंक्लूड कर लेते हैं और जो स्टिल बर्थ होती है, यदि कोई बच्चा मर भी जाता है तो उसे भी हम इंक्लूड कर लेते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, उसे हम बोलते हैं पेरिटी। और ग्रेविडा होता है, इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट लेडी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। यदि कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, यदि कोई लेडी है जो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, उसका जो पहला बच्चा था 6 वीक या 8 वीक के अंदर उसे अबॉर्ट करवाना पड़ा, और जो दूसरा बच्चा है वो लाइव बर्थ है, लेकिन वो प्रेग्नेंट तो 2 बार हो गई ना, तो उसकी ग्रेविडा तो हो जाएगा G2, लेकिन उसकी पेरिटी होगी, वो होगी ओनली P1। उसने एक ही बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि जो पहला बच्चा था उसने 8 वीक के ऊपर उसका जो है अबॉर्ट हो गया था, इसलिए उसने एक ही बच्चे को जन्म दिया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविडा एंड पेरिटी। तो ग्रेविडा आपको समझ में आ गया। सेकंड वन इज द टर्म, कि आपके जो पहले वाले बच्चे हैं उनके बारे में हम उनसे पूछेंगे कि जो टर्म, टर्म का मतलब होता है बेबी बोर्न आफ्टर 37 वीक। जो बेबी 37 वीक के बाद में जन्म लेते हैं दे ऑल आर द टर्म बेबी। और जो बेबी या तो 37 वीक पे ही, इस पे ध्यान देना बेटा, यदि कोई बेबी 37 वीक पे भी जन्म ले रहा है उसे भी इंक्लूड करते हैं इन द प्री टर्म, और आफ्टर और सॉरी बिफोर 37 वीक दे ऑल आर इंक्लूड इन द प्री टर्म बेबी। अबॉर्शन का मतलब आपने सुन रखा होगा कि एक्सपल्सन हो जाना या एक्सट्रेशन हो जाना, किसका, जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन, जो भी कंसीव किया हुआ पार्ट है उसका एक्सपल्सन हो जाना यानी बाहर निकल जाना, या एक्सट्रैक्शन हो जाना या जानबूझ के निकाल देना, दैट इज कॉल्ड द अबॉर्शन। लाइव बर्थ आप सबको पता है कि जो कितने बेबी लाइव है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि एक लेडी है, एक प्रेग्नेंट लेडी कम टू द क्लिनिक एंड during the obstetrical history she answered that she have 3 baby, उसके 3 बच्चे हैं और एक बच्चा 12 वीक पे उसको अबॉर्ट करवाना पड़ गया, और इन 3 बेबी में से एक बच्चा हुआ था 38 वीक पे, एक हुआ था 36 वीक पे और एक हुआ था 40 वीक पे। अब इसका घटपाल आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई है और उसके पहले से 3 बच्चे हैं, तो 3 तो पहले हो गए, मतलब 3 बार वो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी, एक उसने अबॉर्शन करवा दिया है। याद रखना, अबॉर्शन करवाया है मतलब प्रेग्नेंट हुई तभी तो अबॉर्शन होगा, तो 3 एक 4। और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बेटा आपके पास वो क्लिनिक के अंदर आई है तो सी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो ये भी इसके ग्रेविडा के अंदर इंक्लूड करना होता है, तो इसका ग्रेविडा हो जाएगा 3, एक अबॉर्शन हो गया उसका 4, और आपके पास प्रेग्नेंट आई है मतलब G5, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसने बोला कि साहब जो मेरे बेबी थे उनमें से एक 8 वीक में हुआ, मतलब डेट इज टर्म बेबी, एक 40 वीक में हुआ, दिस इज ऑल्सो टर्म बेबी, बट दिस इज द 36 वीक, मतलब ये प्री टर्म बेबी है। तो आपको पता चल जाएगा कि टर्म पे तो इसके 2 बेबी हुए, तो इसका हो जाएगा T2, और 36 वीक पे ओनली एक बेबी हुआ है मीन्स P1। और अबॉर्शन का देख लो, यदि नहीं है तो A0 आ जाएगा, यदि है तो A1। और लाइव बर्थ कितने हैं इसके, 1, 2 एंड 3, इसने आपको आते ही बता दिया था, तो ये इसका घटपाल स्कोर हो गया। ये आपको आना ही आना चाहिए, तभी आप उसकी जो ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपको आनी चाहिए
जिनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस हिस्ट्री को करेक्ट करने के बाद में आपको उसकी जो भी आपको उसको एग्जामाइन करना है, हिस्ट्री कलेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप उसकी हाइट देखते हो, उसका वेट देखते हो, हाइट, वेट और उसके जो भी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जिनके बारे में हम सेपरेट से अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये खूब सारा होता है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी ये आपको चेक करना है। हाइट हो गया, वेट हो गया, साइन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, जो फीटल हार्ट रेट है वो आपको चेक करनी है, फीटल प्रेजेंटेशन चेक करना है कि बेबी कौन सी प्रेजेंटेशन में, उसकी लाई चेक करनी है। ये सभी आपको चेक करनी है द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दैट एएनसी। जो एएनसी आपके पास आई है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये सब चेक करना है। हाइट, वेट, उसकी प्रेगनेंसी के साइन और उसकी फीटल हार्ट रेट और उसका प्रेजेंटेशन कौन सा है, उसकी लाई कौन सी है। इसके बाद में आता है वेरी इंपॉर्टेंट डेट आर द लैब टेस्ट, कि जो प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई है उसके आप लैब टेस्ट कौन कौन से एग्जामिनेशन करोगे, जिसमें आपको पता है जर्नली हम उसके, यदि हम देखें तो हम उसके वाइटल स्क्रीनिंग करते हैं। वाइटल साइन एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है वाइटल साइन एग्जामिनेशन। इसमें हम TPR एंड BP चेक करते हैं ऑफ दैट लेडी। टेम्परेचर चेक करेंगे, पल्स, रेस्पिरेशन और जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि उसका जो वाइटल है वो स्टेबल है या वाइटल अनस्टेबल है। तो ये भी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करना होता है। लैब टेस्ट के अंदर हम उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। ये ब्लड टेस्ट के अंदर सभी आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन आ जाता है, उसका RBS चेक किया जाता है, जो रैंडम ब्लड शुगर है ये हम देखते हैं, HbS, AG, VDRL, HIV, जितने भी लैब टेस्ट है वो हम उससे प्रेफर करते हैं। उसका यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर पाए कि कोई कीटोन बॉडीज तो नहीं है, ग्लाइकोजूरिया तो नहीं है। ये सभी चीजें हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए उसे इन टेस्ट की सलाह देंगे। हीमोग्लोबिन से हम उसके एनीमिया के बारे में पता कर सकते हैं। रैंडम ब्लड शुगर से हम पता कर सकते हैं अबाउट द डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होती है ये भी एक जो लेडी उसे हाई रिस्क में डाल देती है। HbS, AG करते हैं और VDRL करते हैं जो सिफिलिस वगैरह का। HIV यूरिन एग्जामिनेशन ताकि हम डिटेक्ट कर सकें, टू डिटेक्ट दी कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज हो गया, ग्लाइकोस्यूरिया, इन सभी चीजों को हम एग्जामाइन करते हैं थ्रू दी लैब टेस्ट। अब इस ब्लड टेस्ट भी आ गए और यूरिन टेस्ट भी आ गए। इसके बाद में हम उसे एडवाइस देते हैं, लेकिन एडवाइस का हम सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बहुत बड़ी हो जाएगी। उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आयरन कितना लेना चाहिए, कैल्शियम कितना लेना चाहिए, ये हम सेपरेट से उसके एक वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द ANC एंटीनेटल केयर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।